तो आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का फर्स्ट यूनिट जो है जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, हम वो डिस्कस करेंगे, उसको रीड करके उसको समझेंगे। तो आइए फर्स्ट पेज से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग बताना चाहूँगा ताकि आपको रीडिंग में आसानी हो। तो फर्स्ट वर्ड जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन कंट्री। मतलब जिस कंट्री में आप रहते हैं तो अगर आपके प्रति उस कंट्री के प्रति भावना है, जैसे मान लो मैं इंडिया में रहता हूँ तो मेरी इंडिया के प्रति भावना है। अगर इंडिया कोई अचीवमेंट करता है तो मेरे को बहुत खुशी होती है और मेरे को उसमें गर्व होता है और मेरे को लगता है कि इंडिया बाकी कंट्री से ज़्यादा अच्छा है, तो उस फीलिंग को नेशनलिज्म कहते हैं। सेकेंड वर्ड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोटेस्ट, एक ऐसा एक्शन जो पीपल गवर्नमेंट के साथ करते हैं। मतलब जो एक लड़ाई हो जो गवर्नमेंट और पीपल के बीच में लड़ी गई हो। क्यों? क्योंकि पीपल को ज्यादातर गवर्नमेंट का कोई रूल पसंद ना आया और गवर्नमेंट कोई उसको बदलने को तैयार ना हो। तो ऐसा, और रेवोल्यूशन वर्ड हम ज्यादातर वही यूज करते हैं जहाँ पे जो एक्शन यूज हुआ है वो एक वायलेंट एक्शन हो, मतलब वहाँ पे लड़ाई हो। ये ना हो कि जैसे गांधी जी थे वो नॉन वायलेंट एक्शन पे बिलीव करते थे, तो वहाँ पे हम रेवोल्यूशन वर्ड नहीं यूज कर सकते। तो आइए नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन से है। तो नेक्स्ट वर्ड है सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी क्या होता है? द पावर दैट अ कंट्री हैज टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट। तो सोवरेनिटी होता है जो एक्सट्रीम सुप्रीम पावर जो सबको कंट्रोल करती है। और नेक्स्ट वर्ड है मोनार्की। मोनार्की एक तरह का सिस्टम होता है, जैसा पहले जमाने में होता था महाराजा राजा होते थे ना, जो पावर सारी राजा के पास होती थी, जो राजा ने कह दिया वही होना है, तो उस सिस्टम को मोनार्कियल सिस्टम कहते थे। प्रोक्लेम। तो नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्लेम। प्रोक्लेम क्या होता है? टू मेक समथिंग नॉन ऑफिशियली और पब्लिकली। घोषणा करना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो किसी चीज को डिक्लेयर करना, घोषणा करने को हम प्रोक्लेम कहते हैं। आइए कुछ और वर्ड्स है जो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, हाइम्स। तो हाइम्स क्या होता है? अ रिलीजियस सॉन्ग दैट क्रिश्चियन सिंग टुगेदर इन द चर्च। तो हाइम्स हो गए एक तरह के भक्ति भरे गीत जो ज्यादातर क्रिश्चियंस गाते हैं, तो भक्ति के रिलेटेड जो गीत होते हैं। और लास्ट वर्ड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कॉमेमोरेटेड। हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, लेकिन वर्ड यही है। टू एग्जिस्ट और टेक प्लेस इन ऑर्डर टू मेक पीपल रिमेंबर अ स्पेशल इवेंट। तो ऐसे कोई इवेंट हो रहा है, ऐसा कोई प्रतिक्रिया, कोई एक्शन करना जिसके कारण हम किसी को रिमेंबर करें, तो उस चीज को हम कहेंगे कि ये उस पर्सन के लिए कॉमेमोरेटेड हो रही है। तो आइए अब चैप्टर रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी बुक्स खोल लीजिए और मेरे साथ जो इंपॉर्टेंट लाइंस और क्वेश्चंस हैं उनको मार्क कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि जो वर्ड रेड में मार्क है मतलब वो इंपॉर्टेंट वर्ड है जिनकी मैंने मीनिंग बताई। जो लाइंस ब्लू में मार्क है इसका मतलब वो लाइंस इंपॉर्टेंट है, और जो लाइंस ग्रीन में मार्क है, ग्रीन कलर से है, मतलब वहाँ पे कोई क्वेश्चन बन रहा है और साथ ही मैं आपको क्वेश्चन बता भी दूंगा कौन सा बन रहा है। तो आप वीडियो पॉज करके बुक खोल लीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो मैंने आपको बताया था कि नेशनलिज्म क्या होता है? देशभक्ति की भावना। तो देशभक्ति की जो पहला झलक दिखी वो कब दिखी? फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब वो? 1789 में। ये मार्क जरूर कीजिए। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज अ फुली फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि 1789 से पहले फ्रांस एक बहुत बड़े राजा के अंदर कंट्रोल था, तो वो एक मोनार्कियल स्टेट था। मोनार्कियल में आपको बताया था राजा रानी का रूल, जहाँ पे एक ही बंदे के पास सारी पावर होती है, तो मोनार्कियल स्टेट में था। पर उसके बाद जब फ्रेंच रेवोल्यूशन तो आइए तब क्या हुआ वो जानते हैं। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट केम इनटू द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। तो उन्होंने क्या किया? द पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज से क्या हुआ कि पहले मोनार्कियल सिस्टम था। 1789 से पहले राजा रानी का रूल था, मतलब जो भी राजा था वहाँ पे उसका रूल था। शैर लुइस कुछ ऐसा कोई नाम था, तो उनका रूल था। तो उससे क्या हुआ कि वो सॉवरेनिटी में आ गई, मतलब फ्रेंच सिटीजन के हाथों में आ गई, उन्होंने ले ली। पर अभी आगे हम पढ़ेंगे, आगे एक ट्विस्ट भी आएगा कि वो क्या आएगा वो हम बाद में जानेंगे। पर यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है वो क्या बन रहा है? तो व्हाट वाज द मेजर पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट अकर्ड ड्यू टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने बताना है, तो उसका आंसर ये होगा, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट केम इन टू द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये जरूर मार्क कीजिए मेरे साथ साथ। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। तो मैंने प्रोक्लेम का मतलब बताया था घोषणा करना। तो ये जो रेवोल्यूशन हुआ, ये लड़ाई हुई, ये क्या जता रही थी, क्या घोषणा कर रही थी कि अब से पीपल ही होगे, जनता ही होगी जो आगे देश को चलाएगी। आगे जनता ही सब कुछ होगी और जनता ही देश को चलाएगी। तो आइए आगे रीड करते हैं। हाँ, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। द आइडिया ऑफ ला पार्ट, तो यहाँ पे पहले आप इन लाइन को मार्क कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन क्या बन रहा है? व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनरी। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिन लोगों ने पार्ट लिया था उनको फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज कहते हैं। तो उनका मेन एम क्या था? उनका मेन एम यही था कि दे वुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द पीपल ऑफ फ्रेंच पीपल। तो ये मार्क कीजिए। आगे पढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड द लाइसिटियोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो उन्होंने क्या कहा, अब आप प्लीज मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि ध्यान से समझिएगा, इधर उधर ना देखिए और बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत जरूरी है। ला पाट्री और लाइसिटियोन ये क्या है? तो जैसे अब आप कंपेयर कीजिए, जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया में हम जैसे कहते हैं कि भारत हमारी माता है और हम उसके बच्चे हैं, ठीक है। हम कहते हैं भारत माता कीजिए, भारत हमारी माता है, उनके बच्चे। तो वैसे ही वहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि जो फ्रांस है वो उनका फादरलैंड है। जैसे हम भारत को माता कहते हैं वैसे वो उसको फादरलैंड कहते हैं। तो आइडिया ऑफ ला पैट्री क्या है? दैट दे मीन देयर कंट्री एज देयर फादरलैंड एंड दे आर द सिटीजन्स ऑफ देयर फादरलैंड, ठीक है। और लाइसिटियोन का ये मतलब है कि वो वहाँ के सिटीजन्स है। एम्फोसाइज, तो ये ला पार्ट जो लाइसिटियोन ये क्या इम्पैक्ट पाते हैं, क्या एम्फोसाइज करते हैं? दैट द नोशंस मैंने आपको बताया था, नोशंस का मतलब होता है विचार। नोशंस ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ला पार्ट जो लाइसिटियोन का जो आइडिया डेवलप हुआ, ये इसीलिए डेवलप हुआ ताकि वो एक यूनाइटेड कम्युनिटी में हो जाए और सब पीपल को इक्वल राइट्स मिले एक कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही होगा कि एक सेट ऑफ रूल्स जिसके अकॉर्डिंग कंट्री चलती है। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो जाए, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए और सारे पीपल को इक्वल राइट्स मिले, ठीक है। अब आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने यहाँ इसी पेज से कंटिन्यू क्यों नहीं किया? क्योंकि आगे जितना भी हम पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जितना मैंने ग्रीन में मार्क की सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम इसको आराम से डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से सुनिए। अब तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है कि यहाँ पे हम जानेंगे स्टेप्स जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जिससे उन्होंने एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल बनाई। मैंने आपको पहले बताया था कि उनका मेन एम क्या था कि लोगों के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी आए। तो अब हमें क्या बताना है कि उन्होंने ऐसे क्या स्टेप्स लिए जिसके कारण लोगों के बीच में आए। पहले तो उनका एम ये था, पर एम को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया आइए जानते हैं। तो पहला, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर फ्लैग वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। तो वहाँ पे पहले राजा का रूल था तो वो राजा का फ्लैग चलता था, पर जब फ्रेंच रेवोल्यूशनरी हुआ तो आपने देखा होगा जैसे भारत में भी जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो पहले ब्रिटिशर्स का फ्लैग लगाया जाता था, पर हम लोगों ने अपना खुद का फ्लैग बनाया और उसको जब भी हम आंदोलन करने या प्रोटेस्ट करने जाते थे हम फ्लैग को लेके जाते थे। तो उन्होंने भी अपने एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने अपने एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया और उन्होंने क्या किया, द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। तो वहाँ पे स्टेट जनरल कौन हो गए? मंत्री। तो पहले राज्य का रूल था तो वहाँ पे मंत्री थे, पर अब वो मंत्रियों का सिस्टम हटा के उन्होंने क्या किया, मिनिस्ट्रीज का सिस्टम अपनाया। जैसे डेमोक्रेसी में होता है, पीपल वोट करेंगे, मिनिस्ट्री और पर्सन इलेक्ट होगा और वो उस मिनिस्ट्री को हेड करेगा। तो वही हुआ कि एक्टिव उनको इलेक्ट किया, इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। जो कंट्री के सिटीजन्स है, जो जागरूक नागरिक है, उन्होंने उसको इलेक्ट किया और उनको एज वहाँ पे हेड किया, मिनिस्ट्री के लिए हेड बनाया। और
पहले उनको स्टेट जनरल कहते थे, तो बाद में उनका नाम बदल के क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली। तो ये बात अब ध्यान रखिएगा, जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है वहां पे उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली रख दिया गया। वो पूछ सकते हैं कि स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड एज व्हाट, तो इसका आंसर होगा नेशनल असेंबली। आगे है न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड। हाइम्स मैंने आपको बताया था भक्ति के गीत, तो न्यू हाइम्स वर, यहाँ पे भक्ति के गीत गॉड की भक्ति नहीं की गई है, यहाँ पे देशभक्ति के गीत की बात की गई है। तो उन्होंने देशभक्ति के गाने लिखे, जैसे हमारे भी बड़े इंडिया के रिलेटेड बड़े गाने, तो उन्होंने वहाँ पे देशभक्ति के अकॉर्डिंग गाने लिखे। ओट्स टेकन मतलब उन्होंने शपथ ली कि हम देश को आज़ाद करा के रहेंगे, हम अपनी जी जान लगा देंगे, उन्होंने शपथें ली। और मार्टायर्स कॉमेमोरेटेड, मतलब उन्होंने जो वहाँ पे शहीद हुए थे, रेवोल्यूशन हुआ है तो वायलेंट एक्शन, वायलेंट एक्शन में तो आपको पता ही है कि लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है, चोटें वगैरह तो आती रहती है। तो जो शहीद हुए उनको याद किया गया। कॉमेमोरेटेड का मैंने आपको मतलब बताया था, ऐसा कोई इवेंट हो रहा है जिससे हम किसी को याद करें, तो उन्होंने शहीदों को याद किया। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, सबको नेशन के नाम पे, देश के नाम पे हुआ। तो आगे और देखते हो और क्या क्या हुआ। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इट्स टेरिटरी। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम बन गया। जैसे अब आपने देखा होगा जितनी डेमोक्रेसी सिस्टम होती है उनके अंदर स्टेट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज तो होती ही है, पर एक सेंटर भी तो होता है जो सुप्रीम पावर होता है। मतलब हर चीज, जैसे मोनार्कियल में क्या होता है, वहां पे तो हर A to Z चीज होता है, वो एक किंग कलर रूल करता है। पर डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर जगह सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर होती है। आगे हम सिविल्स में चैप्टर पढ़ेंगे पावर शेयरिंग, तब आपको थोड़ा डिटेल में समझ आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक सेंटर सिस्टम बनाया और सबको अलग अलग मिनिस्ट्रीज दी। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस। तो ठीक है, और उन्होंने क्या किया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड। तो वहाँ पे पहले क्या होता था, जब भी हम कहीं ट्रैवल करते थे तो हमें हर जगह कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती थी, तो वो हटा दी उन्होंने। ठीक है, और वहाँ पे क्या क्या हुआ ये जानते हैं। अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। तो वहाँ पे राजा रानी का रूल था, तो मतलब आपको बताया ना कि मोनार्कियल सिस्टम था, तो वो पुराना सिस्टम और तो पुराने टाइम की बात होगी। वहाँ पे क्या था, हर एरिया में आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि कस्टम ड्यूटीज लगती थी, इधर से उधर जाने में वहाँ पे उनको पैसे देने पड़ते थे, तो लोग कम जाते थे, पैसों की वजह से पैसे ना खर्चो और कम जाते थे, इसलिए उनका जो मापदंड का सिस्टम है, जैसे मान ले वो अलग अलग था। जैसे मान लो मेरा 1 मीटर होता है, यहाँ पे कुछ मैं मान लो 1 मीटर मेरा 1 हाथ जितना होता है, और मैं कहीं और जाऊंगा वहां पे उनका 1 मीटर 2 हाथ जितना होगा, तो फर्क होता था। पर जब ये एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सेटअप हुआ, तब उन्होंने क्या किया, एक यूनिटी रखी। जैसे मीटर है तो हर जगह मीटर का एक ही वैल्यू होगी, ये नहीं यहाँ पे 2 हाथ के बराबर है और वहाँ पे 1 हाथ के बराबर है, 1 मीटर की 1 वैल्यू। तो उन्होंने ये सारा सिस्टम सेट किया, जिससे मर्चेंट्स को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि एक सिस्टम होगा तो ऑब्वियसली जब ड्यूज नहीं रही, कस्टम ड्यूटी नहीं रही, एक सेंट्रल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव सेट हो गया, और एक जो नापतोल की सिस्टम वो एक हो गया, तो जो मर्चेंट्स है वो एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करने लगे, जिसके कारण उनका ट्रेड भी बढ़ा और इकोनॉमिक वैल्यू भी इंक्रीज हुई। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं और क्या क्या उन्होंने हुआ। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation। तो उन्होंने एक नेशनल लैंग्वेज को घोषित की, कौन सी, फ्रांस। ये उन्होंने, वैसे तो ये सही नहीं था, क्योंकि जो उनके रीजनल डायलेक्ट्स है, उनकी जो रीजन के अकॉर्डिंग जो भावनाएं हैं वो थोड़ी हर्ट हुई, लेकिन ये फायदेमंद साबित हुआ। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने एक लैंग्वेज जो मोस्टली स्पीक होती थी फ्रांस के अंदर, फ्रेंच, वो उसको नेशनल लैंग्वेज बना दिया, तो अब मोस्टली पीपल तो फ्रेंच स्पीकिंग ही है, तो उनके अंदर एक भाईचारे की भावना पैदा होगी। तो आप समझ सकते हैं ना। आइए आगे जानते हैं और उन्होंने क्या क्या किया। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस। तो ये मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टम सेटअप हुआ। एक मिनट, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर ड्यू, आई थिंक ये लाइन दोबारा रिपीट होगी, सॉरी इसके लिए, आई एम वेरी सॉरी। आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ये लाइन थोड़ी सी रिपीट होगी। तो यहाँ तो ये शायद लाइन्स दोबारा रिपीट होगी। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। हाँ, द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेपोजिशन, इन अदर वर्ड्स अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। तो बाद में जब इतना कुछ उन्होंने किया, तो बाद में उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि अब उनका जो मिशन है और
फ्रांस की जो डेस्टिनी है, डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत है, वो क्या है कि जो यूरोप है, अब यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट और फ्रांस एक कंट्री है, तो फ्रांस यूरोप के अंदर लाई करती है। तो अब उनकी फ्रांस की डेस्टिनी क्या होगी, किस्मत क्या होगी कि जो यूरोप की बाकी स्टेट्स है, बाकी कंट्रीज है, उनको भी मोनार्कियल सिस्टम से हम आज़ाद करेंगे। ठीक है, तो अब ये इतना बहुत हॉचपॉच हो गया। अब मुझे को उम्मीद है कि आपको समझ तो आ गया होगा, पर आपको आसानी से लर्न नहीं होगा। तो आइए मैं आपको थोड़ा ग्राफिकल वे में समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो टोटल हम 8 चीज़ें रिमेंबर कर ले। अभी 8 चीज़ें भी दिखाएंगे तो आपको फुल मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे। तो आइए हम ये 8 चीज़ें डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने टेक किए बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग्स द रेवोल्यूशनरीज, जो भी वहाँ पे आर्मी थे। तो आइए जानते हैं। पहला, द आइडिया ऑफ ला पार्टी एंड लाइसिडियोन। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि ला पार्टी क्या होता है, द फादरलैंड की उनके जैसा इंडिया हमारे लिए भारत माता, उनके लिए वो फादरलैंड है। और लाइसिडियोन जैसे हम भारत माँ के बच्चे हैं, वैसे वो वहाँ के सिटीजन्स हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ट्राइगल फ्लैग, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये फ्रांस का उन्होंने फ्लैग बनाया था, जैसे हमारा इंडिया का बना था वैसे ये ट्राइगल, इसमें 3 कलर है, आप देख सकते हैं। तो ये फ्रांस का फ्लैग है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। अब मैं आपसे फिर कह रहा था कि जो स्टेट जनरल है उसका नाम बदल के हुआ था नेशनल असेंबली। अब आप दोबारा याद कर लीजिए, स्टेट जनरल का नाम बदल के नेशनल असेंबली हुआ था। और स्टेट जनरल क्या था, मंत्रियों का, उनको मंत्रियों का सिस्टम चेंज करके उन्होंने मिनिस्ट्री का सिस्टम एस्टैब्लिश किया। ठीक है, न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, देशभक्ति के गाने लिखे गए। ओथ्स वर टेकन, शपथ ली गई कि हम अपने जी जान लगा देंगे, हम अपने देश को बचाएंगे। मटायर्स कॉमेमोरेटेड, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, इनको याद किया गया। फॉर्मेशन ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया गया, जिसके कारण हर सबके ऊपर नजर रखी जाए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड, जो कस्टम ड्यूटीज होती थी उनको अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, जिसके कारण ईजी मूवमेंट होने लगी, लोग का जो जिनके पास पैसे नहीं होते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते थे। एडॉप्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर को अडॉप्ट कर लिया, जो कि बहुत इफेक्टिव हुआ था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो आइए अब आगे रीड करते हैं। उम्मीद है अभी तक आपको समझ आ रहा होगा। अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट हुआ है और कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आइए अब रीड करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ में क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द न्यूज़ ऑफ इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड डिफरेंट सिटीज इन यूरोप। तो क्या हुआ कि जब फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हो रही थी, इसकी न्यूज़ जब बाकी यूरोप के कॉन्टिनेंट में जो बाकी कंट्रीज है वहाँ तक पहुंची तो क्या हुआ। और या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ डज जैकोबियन क्लब फॉर्म। तो आइए जानते हैं जैकोबियन क्लब है क्या और कैसे फॉर्म हुआ। When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobian clubs. तो जब ये न्यूज़ फैली तो जो बाकी कंट्रीज है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, अदर मेंबर्स, जो भी वहाँ पे लोग सिटीजन्स रह रहे हैं, उन्होंने जैकोबियन क्लब सेटअप किए। तो जैकोबियन क्लब क्या है, जैसे मैं इंडिया का सिटीजन हूँ तो इंडिया में क्या था कि पहले जब होने से पहले, आज़ादी मिलने से पहले हम अलग अलग संगठन में थे, जैसे नौजवान भारत सभा या गदर, अलग अलग सभाएं थी। तो वहाँ पे उन सभाओं को क्या कहते थे जैकोबियन क्लब्स कहते थे। तो उन्होंने सभाएं बनानी शुरू की जिनका नाम था जैकोबियन क्लब्स। तो ये कैसे फॉर्म हुई कि जब उनकी न्यूज़ फैली उन लोग आगे आए और उन्होंने जैकोबियन क्लब बुलाए। तो ये इसका आंसर हो गया। और अगर वो पूछ रहे कि व्हाट हैपेंड व्हेन द न्यूज़ ऑफ इवेंट्स इन फ्रांस रीच डिफरेंट सिटीज इन यूरोप, तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या है। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज। तो उन्होंने जो एक्टिविटीज और कैंपेन्स किए, प्रोटेस्ट किए, तो उससे क्या हुआ, उन्होंने फ्रेंच आर्मीज, जो फ्रांस में आर्मीज थी जिन्होंने रेवोल्यूशन के टाइम हेल्प की, वो आगे बढ़ी। फ्रांस में तो उनको मिल गई रेवोल्यूशन, आज़ादी मिल गई। तो उसके बाद वो कहाँ गए, होलैंड गए, बेल्जियम गए, स्विट्ज़रलैंड गए। ठीक है, और वहाँ पे भी उन्होंने उनको आज़ादी दिलाने में हेल्प की। तो अब आगे जानते हैं आगे क्या हुआ। एंड मच ऑफ इटली, और इटली के भी ज़्यादातर पास में वो गए। और ये कब की बात है, 1790s की बात है। ये अब मार्क कर लीजिए, 1790s की बात है। विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड।
तो जैसे ये रेवोल्यूशनरी वॉर हुई तो जब फ्रांस में रेवोल्यूशन खत्म हो गया फ्रांस में, तो ये रेवोल्यूशन के और नेशनलिज्म के आइडिया को वो अब्रॉड भी लेके गए, कॉन्टिनेंट के बाहर भी लेके गए, तो ये बहुत फैलता गया। तो आइए अब नेक्स्ट पेज रीड करते हैं, और नेक्स्ट पेज रीड करने से पहले हम आपको नेक्स्ट पेज में जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं आइए पहले हम उसका मतलब जानते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेज रीड करते हैं। तो आइए, तो फर्स्ट वर्ड है स्वाठी। स्वाठी क्या होता है? अ लार्ज स्ट्रिप और एरिया ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे हम लैंड की ही बात करेंगे बाद में कि लार्ज पीस ऑफ लैंड की, लार्ज एरिया ऑफ लैंड की, एक कंट्री के बॉर्डर की। इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल लीगल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अलग अलग को एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही जगह क्लब कर देना, कॉर्पोरेट कर देना, और एक लीगल मतलब वो मान्यता प्राप्त हो उसको। थर्ड वर्ड है रेशनल। रेशनल होता है एबल टू यूज लॉजिकल थॉट रादर देन इमोशंस टू मेक डिसीजंस। तो रेशनल मतलब हो गया कि दिमाग से काम लेना बजाय दिल से काम लेने के। अगला वर्ड है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट हो गया टू मेक समथिंग पॉसिबल और ईजियर, तो ईजी बनाने की चीज़ को हम कहेंगे वो फैसिलिटेट कर दी। अगला है कॉन्स्क्रिप्शन, फोर्सफुली कंपल्सरी एनरोलमेंट ऑफ पर्सन स्पेशली फॉर मिलिट्री सर्विसेज, मतलब ज़बरदस्ती किसी को मिलिट्री सर्विस में डालना, उसको हम कॉन्स्क्रिप्शन कहेंगे। ज़्यादातर वर्ड्स तभी यूज़ होता है जब हम किसी को ज़बरदस्ती मिलिट्री सर्विसेज में डाल दें, जैसे पुराने ज़माने में तो बहुत होता है ये चीज़। अगला वर्ड है हॉस्टिलिटी। तो हॉस्टिलिटी क्या हो गया? वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समबडी, तो किसी के अगेंस्ट बहुत एक हेट्रेड की फीलिंग हो। तो आइए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आप जरूर मेरे साथ मार्क कीजिएगा ध्यान से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विद इन द वाइड स्वाथी ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट about introducing many of the reforms that he led already introduced in France. Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France. तो अभी तक उन्होंने क्या कहा है कि जिस तरह नेपोलियन फ्रांस की टेरिटरी को बढ़ाता जा रहा था, एक बड़े एरिया को स्वाति को बढ़ाता जा रहा था, उसी के साथ साथ नेपोलियन अलग अलग नियम कायदे लागू कर रहा था। इंट्रोड्यूसिंग मैनी रिफॉर्म्स, अलग अलग नियम बना रहा था, शर्तें बना रहा था और कानून को लागू कर रहा था। तो इससे ये तो साफ हो गया कि उसने डेमोक्रेसी को तो पूरा ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि वो अब फिर अपनी मनमर्जी चलाने लग गया और वो फिर से मोनार्की की तरफ जाने लग गया। तो नेपोलियन आया तो एक डेमोक्रेट बन के था, पर अब वो मोनार्क बनता जा रहा है। बट अब यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, आप लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, व्हाट डिड द नेपोलियन डू टू मेक द सिस्टम ऑफ फ्रांस मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। तो उसने क्या किया? उसने कई इन प्रिंसिपल्स, रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया अपने सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में। ठीक है, तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें थी। ठीक है, तो वो जो सारी चीज़ें थी उसको उसने क्या नाम दिया? उसने उसको नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 नाम दिया। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। तो पेपर में क्वेश्चन तो आता ही आता है, राइट अ शॉर्ट नोट या नोट ऑन सिविल कोड एंड ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेजेस। तो आइए जानते हैं क्या है सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि व्हाट नेपोलियनिक कोड इज ऑल्सो नोन एज द सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, तो ये रीड करते हैं। द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड did away with the all privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property। तो इस स्लाइड में क्या बताया गया है कि उसमें कोड के अंदर उसने ऐसा नियम लागू किया, जिससे पहले क्या होता था कि जो अमीर खानदान में होगा उसको उच्च विद्यालय में शिक्षा मिलेगी सरकार की तरफ से, तो ये कुछ बर्थ राइट्स होते थे कि जो अमीर पैदा होगा उसको ये राइट्स मिलेंगे, जो गरीब पैदा होगा तो ये सब उसने हटा दिया। उसने इक्वलिटी ला दी, जिसके बाद जो हैसियत है वो उसके हिसाब से खुद करे। सरकार किसी को जो अमीर है उसको मदद नहीं करेगी, सबको गरीबों को मदद करेगी। तो उसने इक्वलिटी ला दी। ठीक है, और उसने क्या किया? उसने सबसे मेन काम तो ये किया, उसने राइट टू प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश कर दी। पहले क्या होता था कि किसी ने मान लो पैसा इकट्ठा करके कोई ज़मीन खरीदी, तो ज़रूरी नहीं कि उसके जब वो मर जाएगा तो उसके बाद उसका बेटा उस ज़मीन का हकदार होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पर जब नेपोलियन आया तो उसने ऐसा कर दिया कि अगर उसके बाप ने, किसी के फादर ने खरीदी है, तो उसके फादर के बनने के बाद उसका बेटा उस प्रॉपर्टी का हकदार होगा। तो उसने राइट टू प्रॉपर्टी ला दिया। ठीक है, और उसने क्या किया? दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर
फ्रेंच। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अब ये कोड है ये फ्रेंच फ्रांस में तो फैला ही फैला, साथ ही साथ डच में भी गया, स्विट्जरलैंड में भी इसकी चर्चे हुए, इटली, जर्मनी, तो ये हर जगह इसके चर्चे हुए। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, abolished the feudal system and the freed peasants from the सर्फडम एंड मेमोरियल ड्यूज। तो अब यहाँ पे कुछ नई टर्म्स की बात की गई है। ये पुराने ज़माने में होता था फ्यूडल सिस्टम, फ्री पीजेंट्स फ्रॉम द सर्फडम एंड मेमोरियल ड्यूज। तो आई मैं जानते ये सारी चीज़ें होती क्या है। तो पहले हम बात करेंगे फ्यूडल सिस्टम। तो फ्यूडल सिस्टम क्या था, एक ऐसा सिस्टम था जिसमें पहले क्या होता था, ज़्यादातर लोगों के पास ज़मीनें नहीं थी, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, जो ज़मींदार है, उन्हीं के पास ज़मीनें होती थी। तो क्या होता था, जो लोग बेरोजगार है वो इन लैंडलॉर्ड्स के पास जाते थे, उनसे किराए पे उनका लैंड लेते थे, वहाँ पे मेहनत करते थे, अपने अनाज उगाते थे, और उस अनाज का आधे से ज़्यादा हिस्सा वो लैंडलॉर्ड को देते थे, क्योंकि उनने उसको लैंड दी है। तो इतना जागती होती थी। तो जब नेपोलियन आया तो उसने फ्यूडल सिस्टम हटा दिया कि तब तो सरकारों ने तो ज़मीन प्रोवाइड की, और इतना परसेंट जो वो टैक्स चार्ज करते थे, इतना परसेंट जो वो चार्ज करते थे उसको हटा दिया, और सर्फडम का मतलब हो गया उनकी गुलामी से, जो लैंडलॉर्ड्स की वो गुलामी करते थे उस पीजेंट्स को आज़ाद कर दिया। और मेमोरियल ड्यूज होता है जो वो उनको ड्यूज देते थे ना, जैसे उन्होंने लैंड दी, पीजेंट ने मेहनत करके उगाया और उसका ज़्यादातर हिस्सा दे दिया, तो वो हिस्सा को मेमोरियल ड्यू कहते हैं। तो उससे भी उस नेपोलियन ने फ्री किया, तो इससे फार्मर्स भी हैप्पी हुए, जो लैंडलेस फार्मर थे। आगे उसने क्या क्या किया, इन द टाउन्स टू गाइल रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। तो टाउन्स में तब कुछ ऐसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी जो राजा महाराजा ने लगाई थी, जैसे कि मान लो कि शहर में एक डायर्स का ग्रुप बना हुआ है, एक मार्केट वो है जो सिर्फ डायर्स के लिए है। तो कोई नवा वहाँ पे डायर आता है तो उसको इतनी आसानी से आने नहीं देते थे, उससे बहुत टैक्स या कोई ऐसा कंडीशंस होती थी कुछ, तो उन रेस्ट्रिक्शंस को गाइल रिस्ट्रिक्शंस कहते थे। नेपोलियन ने वो भी रिमूव कर दिया, जिसके कारण जो नवे बिजनेसमैन जो सेट कर रहे थे उनको भी आसानी हुई, वो भी खुश हुए। और उसने क्या क्या किया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम उसने इम्प्रूव कर दिया, अच्छी सड़कें बना दी, अच्छी तरह लोगों को पोस्ट ऑफिस वगैरह सब कर दिया, जिसके कारण लोग इधर से एक शहर से दूसरे शहर जाने लगे और इकोनॉमिक वैल्यू बहुत बढ़ी। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फ्रीडम। तो ये इन लोगों को बहुत मेजर फायदा हुआ। पीजेंट्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि उन्हें आज़ाद कर दिया गया, उनके जो वो मेमोरियल ड्यूज देते थे। आर्टिसंस भी खुश हुए क्योंकि उन पे गाइल रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। वर्कर्स भी खुश हुए, न्यू बिजनेसमैन भी खुश हुए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इंप्रूव कर दिया गया, तो एक शहर से दूसरे शहर जाने लगे। ठीक है, और उसने क्या किया कि बिजनेस एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन द पर्टिकुलर बिगन टू रियलाइज दैट द यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स एंड द कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो फैसिलिटेट का मैंने अभी मतलब बताया था कि आसान कर देना। तो धीरे धीरे सबको ये बात पता चल गई कि ये जो नेपोलियन ने एक सेम सिस्टम लाया, वेट एंड मेजरमेंट का एक यूनिफॉर्म लॉ लाया, ये सब रिस्ट्रिक्शंस लाई है, तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव किया है। तो ये कहीं ना कहीं हम जो हमारा एक कॉमन नेशनल करेंसी को एक ईजी करेंगे और जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा उस मूवमेंट को एक ईजी कर देंगे, जिसके कारण ईजिली एक्सचेंज कर पाएंगे और देश की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगी। एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, और ईजिली मूव कर पाएंगे। ठीक है, आइए आगे रीड करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, However, in these areas conquered, the reactions of the local population to French rule were mixed. तो अब धीरे धीरे यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है कि देखिए, अब अभी हमने जाना कि नेपोलियन ने कितना कुछ अच्छा किया, पर लोगों के रिएक्शन फिर भी मिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि अभी आइए ट्विस्ट जानते हैं। इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज होलैंड, स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान एंड वार्सो, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। तो हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी का मतलब होता है फरिश्ते। लिबर्टी का मैंने आपको मतलब बताया था आज़ादी, तो उनको आज़ादी के फरिश्तों की तरह वेलकम किया जा रहा था। ये आज़ादी के दूत है, यही है जो लोग हमें आज़ादी दिलाएंगे, तो उनको हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी का दर्जा दिया गया। तो इनिशियली इन प्लेसेस में इनको ऐसा ट्रीट किया गया, पर आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म, जो इनकी पहले की उत्सुकता थी, पहले की जो सोच थी, सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का आपको मतलब बताया था,
एक बहुत अगेंस्ट वाली हेट्रेड फीलिंग। तो वो नेपोलियन के खिलाफ हेट्रेड की फीलिंग क्यों बदल गई, क्योंकि एज इट बिकेम क्लियर, वो एक साफ हो गया कि दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, जो नेपोलियन ने सब कुछ चेंज कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, वो डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। तो ये सब अच्छा तो है, पर ये पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ नहीं मैच कर रहा, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम पे क्या होता है कि हर सब पावर इक्वली डिवाइडेड होती है, पर यहाँ पे तो नेपोलियन खुद ही सब कुछ करी जा रहा है, तो ये पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ मैच नहीं कर रहा था। अब क्या चीज़ें थी, इंक्रीज टैक्सेशन। अब आपको मैंने बताया कि नेपोलियन सड़कें वगैरह बनाते, सब कुछ इंप्रूवमेंट कर रहा था, तो उसके पैसा तो चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, टैक्सेशन से, टैक्स लगाएगा तभी इंक्रीज टैक्सेशन होगी। सेंसरशिप ला दी, सेंसरशिप आपको बताया था कि मैंने क्या होता है कि कोई सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता, कि कुछ वर्गल शब्द नहीं बोल सकते, सेंसरशिप ला दी। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज, मैंने आपको आपको बताया था कंस्क्रिप्शन मतलब कि ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मीज में भर्ती करना। और वो फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन क्यों कर रहा था, क्योंकि उसने यूरोप के बाकी कंट्रीज़ को भी एक्वायर करना था, इसलिए वो फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन कर रहा था। Required to conquer the rest of Europe, all seem to outweigh the advantage of the administrative changes। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही थी कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को पूरा बदल के रख रहा है और वो एक तरह का मनार्क बनता जा रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द रीजंस ऑफ हेट्रेड ऑफ पीपल अगेंस्ट नेपोलियन। तो यही होगी इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज। ठीक है, तो उम्मीद अभी तक यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट 1 है वो ख़त्म होती है। आप ये देखिए, ये नेपोलियन की ओरिजिनल फ़ोटो है, तो आपको दिखा रहे। तो इसका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक है, तो ये फ्रांस में इसका जन्म हुआ था और इसने फ्रांस पे रूल किया। और अब इसी के साथ हमारा ये यूनिट ख़त्म होती है। अब जो नेक्स्ट यूनिट है जिसमें हम इस चैप्टर के आगे डिस्कस करेंगे, तो उस यूनिट का नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, जो पेज नंबर है 8 to 12 पेज नंबर तक है। तो उसकी जो वीडियो है वो आएगी अराउंड मंडे को, क्योंकि ये यूनिट 2 थोड़ी लेंदी है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा डेली के लिए, पर वो मंडे को आएगी। आप तब तक इसी को अच्छी तरह रिवाइज कीजिए और तब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू एंड डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल इन केस यू हैव एनी डाउट।